हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का। और क्लास 10th का है एनसीईआरटी बुक है और ये हिस्ट्री का है। क्या है? क्लास 10th का हिस्ट्री है। क्या है? हिस्ट्री है। और आप ये देख रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आपको हमारे चैनल पर सिर्फ एनसीईआरटी ही मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास 10th का एनसीईआरटी हिस्ट्री में चैप्टर 1 है, जिस चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चैप्टर से हम जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं, तत्व हो, जिसको हम वन शॉट बोलेंगे, सभी कुछ आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो इसमें आपका क्या होगा कि पाठ का पूरा निचोड़ होगा। पाठ में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसका हम इसमें निचोड़ कराएंगे और इसके अगले वीडियो में हम आपका इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अगर ये देख लेते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन आंसर भी एकदम चुटकी में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी ही सॉल्यूशन कराया जाता है, जो कि आपको यानी भी कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका बेनिफिट होता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ से महत्वपूर्ण शब्दावली आ गया, इसको भी देखते हैं, ठीक है। कहता है कि कुलीन वर्ग, ये जर्मनी मालिक यूरोपियन महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। निरंकुशवाद, ये ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता था, ठीक है। और ये भी सभी तो दिखाई दिए, ये सभी करा ही दिए हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट थे ये सभी टॉपिक, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक हम करा चुके हैं, ये भी सब देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद फिर यहाँ से नया शब्दावली आ जाता है। चलिए, निरंकुशवाद हम देख लेते हैं। निरंकुशवाद किसे कहते हैं? एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके सत्ता में किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, इसे निरंकुशवाद कहते हैं। उदारवाद, यानी कि लाइबरेजिम शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द लाइबर्स पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए माध्यम से वर्ग के उदारवादी का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून का समक्ष समानता था। जनमत संघ, एक प्रत्यक्ष मतदाता जिसके द्वारा एक क्षेत्र से सारी जनता किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने को पूछा जाता था, उसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। अगला आता है रूढ़िवाद, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। अगला है यूटोपिया, यानी कि कल्पना दर्शन। यूटोपिया क्या होता है? जिसको हम कल्पना दर्शन कहते हैं। एक ऐसा समाज जिसका कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव था। भाई, किसी को कल्पना कैसे कर सकते हैं कि वह चोर है, वह ईमानदार है? तो कल्पना तो भाई नहीं कर सकते, आदर्श भी नहीं मान सकते, इसीलिए साकार होना लगभग असंभव होता है। रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद एक ऐसा संस्कृति आंदोलन जो एक खास तरह के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है, उसे रूमानीवाद कहते हैं। उसके बाद आता है नारीवाद, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच के आधारित महिलाओं को अधिकारों को हित का बोध को नारीवाद कहते हैं। पहले नारी को भी कोई चीज़ का अधिकार नहीं दिया जाता था, अब तो नारी का खुलकर अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार दिया गया है। अब आता है जंकुर्स। जंकुर्स क्या है? प्रशा का सामाजिक श्रेणी का नाम, जिसे बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, उसे जंकुर्स कहते थे। उसके बाद है जालवेराइन। जालवेराइन यह एक जर्मन सुसंस्था था जिसने अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा के पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राजाओं के बीच शुल्क अवरोध का समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह जर्मन के आर्थिक एकीकरण का एक प्रतीक था। अब यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हम कह रहे हैं कि हम जितने भी हमारे चैनल पे जो भी कुछ मिलेगा ना, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी हम करा रहे हैं ना, आप इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। ये सभी पावरफुल क्वेश्चन है, पावरफुल, आपको शक्ति देने वाले। तो आपको इसको करने का 2 तरीका है। या इस वीडियो को आराम से 2-3 बार देखिए, मगन कीजिए। और दूसरी स्टेप है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद करते रहिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है कि बात करते हैं ज्यूसेपे मेतेस्नी। ये क्या है? तो इटली का एक महान क्रांति जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यंग इटली नामक आंदोलन किसने चलाया था? ज्यूसेपे मेतेस्नी, जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण का भी भावना को बल मिला। वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे।
अब बात करते हैं गैरीबल्डी। गैरीबल्डी देखिए, गैरीबल्डी जो है ना आपको 8 में भी पढ़ना है, गैरीबल्डी 8, 9 ये सभी में पढ़ना है। लेकिन गैरीबल्डी जो पूछा जाता है क्वेश्चन, खासकर सभी थोड़ा सा भी रहता है, नहीं तो सभी तो क्वेश्चन एक ही होता है ना। गैरीबल्डी क्या था? एक इटली के महान क्रांतिकारी जो कि मेतनी के सहयोग और समकालीन था। सबसे पहले पूछेगा कि गैरीबल्डी कहाँ का शासक था, तो गैरीबल्डी जो था ना इटली का शासक था। कैसा था? इटली का एक महान क्रांतिकारी बोल सकते हैं। क्या था? इटली का एक महान क्रांतिकारी था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की जिसका सहायता से उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अब से पूछेगा कि गैरीबल्डी ने कैसी सेना तैयार की थी, तो लाल कुर्ती नाम का एक सेना तैयार किया था। किसने? तो गैरीबल्डी ने। और उसने किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए, मतलब इटली को आज़ादी दिलाने के लिए भी यह कई तरह का आंदोलन किया था। अब हम बात करते हैं काबुर। ये काबुर क्या है? काबुर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। अब इटली का बिस्मार्क किसे कहते हैं? काबुर को। देख रहे कितने क्वेश्चन वीवीआई हैं। आपसे इटली का बिस्मार्क पूछ दे तो काबुर को इटली का क्या कहा जाता है? तो बिस्मार्क कहा जाता है। वह इटली के सर्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। क्या था? सर्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री कौन था? काबुर था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य में इटली को मिलाने का कार्य किया था। अब हम बात कर लेते हैं बिस्मार्क। ये भी सभी वीवीआई है। बिस्मार्क जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। कौन? बिस्मार्क। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त लॉ की नीति अपनाई, मतलब खून बहाने की अपनी नीति आई कि हम क्या करेंगे जर्मनी के इतिहास में। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए मतलब खून से रक्त से लौह नीति अपनाई, वो बिस्मार्क थे, जिसके प्रयासों से जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो हमारे देश में जब ऐसे क्रांतिकारी जब युवा होते हैं, क्रांतिकारी लोग होते हैं, क्रांतिकारी नेता होते हैं, तो हमारा देश उन्नति की तरफ जाता है और हमारे देश के प्रति कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ऐसी भावना होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ आया है प्रतीकों का अर्थ समझना। इधर प्रतीक है और उसका महत्व है। जैसे कि टूटी हुई बेरियों का मतलब होता है आज़ादी मिलना। बाज छाप का वाला कवच का मतलब होता है जर्मन समुदाय के प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट का मतलब होता है वीरता। तलवार का मतलब होता है मुकाबले की तैयारी करना। अगर हमारे पास तलवार है, इसका मतलब हम समझ गए कि अब हमें मुकाबला करना है। अगला है कि तलवार पर चिपटी जैतून की डाल यानी कि शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा का मतलब होता है 1848 में उदारवादी राष्ट्रीय का झंडा, जिसने जर्मन राज्य का ड्यूक्स के प्रतिबंध कर दिया गया था। उगते हुए सूरज के किरण एक नई उमंग और सूत्रपात। उगते हुए सूरज का कहता है कि भाई आज सूरज उगा है तो आज हमें एक नई उमंग मिली है। तो उगते हुए सूरज की किरणें का मतलब होता है एक नए युग की सूत्रपात, नए दिन की शुरुआत। कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी है 1 अंक वाले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल। हम तो कहेंगे कि ये सभी पावरफुल क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, कहता है कि फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? तो ये फ्रांसीसी चित्रकार था। क्या था? फ्रांस के चित्रकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक। ठीक है, अगला है ऑस्टर्स रेनन कौन था? तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक। अगला है जर्मन राष्ट्र। क्या है कि जर्मन राष्ट्र का रूप क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो ये जर्मनिया था और जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। मॉन्टेक्यूस ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन का प्रथा किया था। अगला है कौन सी विश्वविद्यालय घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो ये कहते हैं उसे फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। अगला है कि जॉल वेराइन क्या था? वो किस प्रकार के जर्मनी की आर्थिक एकीकरण का प्रतीक माना गया था? मतलब जॉल वेराइन जो था ना वो क्या था और किस तरह के जर्मनी का आर्थिक एकीकरण का वो प्रतीक मानता था, किस चीज़ का? तो देखिए जर्मन शुल्क संघ था। क्या था? संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे और 1834 में 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोध के समाप्त किया और वह मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दिया गया। इस प्रकार आर्थिक एकीकरण का प्रतीक माना जाता था। अगला है कि मेतनिसनी के द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखे। तो पहला यंग इटली और यंग यूरोप था। 9वीं सदी में ऐसे कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन कर दिया? मतलब 9वीं सदी में कौन सा ऐसा ताकत उभर कर सामने आया था जिसमें राजनीतिक और भौतिक दुनिया को परिवर्तन करके रख दिया था? ये था
राज्य का उदय। क्या था? राष्ट्र राज्य का उदय था। अगला है कि बाल्कन क्षेत्र में निवासियों को क्या कहा जाता था? तो सवाल कहा जाता था। क्या? सॉरी, सलाव। सलाव। बाल्कन क्षेत्र में निवासियों को क्या कहा जाता था? सलाव कहा जाता था। अगला है कि वियना कांग्रेस। क्या है कि वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1815 में। वियना कांग्रेस जो है ये 1815 में आयोजित किया गया था। 1815 की वियना संधि का किसका संबंध है? तो ड्यूक मैटरनिक का। 1815 की वियना संधि जो संबंध है किस? ड्यूक मैटरनिक से है। नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो ये वियना संधि। क्या था? वियना संधि का उद्देश्य था कि नेपोलियन में जो युद्ध के दौरान जो बदलाव हो रहे हैं उसका खत्म करना ही था। ठीक है। अगला है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये मेटरनिक ने कहा था। गजब भाई है, गजब बेइज्जती है भाई। ऐसा बेइज्जती कौन करता है भाई? किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है? भाई किसी को छींकने से यूरोप में सर्दी जुकाम कैसे हो जाएगा? इसका मतलब तो भाई कुछ युद्ध के प्रक्रिया और कुछ मिसाइल का भी बात हो सकती है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कहा था मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। अगला है कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया था? तो ये था कॉन्स्टेंटिनोपल संधि ने। ठीक है। अगला है कि आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? वुल्फ टोन ने। किसने किया था? वुल्फ टोन ने किया था। आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक करता है? तो ये न्याय का। भाई न्याय दे रहा है कि हम आंख बंद कर कर न्याय कर रहे हैं। भाई आजकल ऐसा न्याय होता है जी? नहीं ना होता है जी। जिसके पास पैसा कौड़ी होता है उसी का सरकार हो जाता है, उसी का सब कुछ हो जाता है। ये रियलिटी है। देखिए हम जब पढ़ते हैं ना, चाहे कोई टीचर पढ़ाते हैं तो ये सब बात बताते नहीं है, लेकिन रियलिटी बताना चाहिए कि अभी के समय में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। अभी देख लीजिए, अभी उड़ीसा के हम अभी न्यूज़ देख रहे थे कि नीट का पेपर लीक हो गया। तो ये भ्रष्टाचार है ना? तो क्या है? जिसके पास पैसा है उसका सरकार, जिसका पास पैसा उसके पास नौकरी। तो ऐसा होता है। लेकिन सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार ही भ्रष्टाचार हो जाए तो आम पब्लिक को तो भाई प्रॉब्लम होती ही है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। ध्यान समझिएगा। कहता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के समूह की पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? तो पहचान की जो भावना था, पहला था पितृभक्ति और नागरिकता के विचार, नए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान भाव और मानक व्यवस्था। इस तरह का भाव फ्रांसीसी लोगों के समूह की पहचान की भावना की प्रकार था। अगला था कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी युद्धों को समावेशन किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल और तर्कसंगत बना दिया। और समीक्षा कीजिए। तो ये था नेपोलियन का संहिता था। ग्रामीण व्यवस्था का सुधार था, शहरी क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुधार। अगला है कि यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये काला काव्य, कहानियों, संगीतों और राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्य, स्थानीय बोलियों की व लोक साहित्य पर बल दिया और भाषा बनाया। अगला है कि जर्मनी एकीकरण के प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी का जो एकीकरण है उसकी क्या प्रक्रिया है, इसका एक वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एकवर्ली का, तो ये शुरू से यानी कि क्रम से विलियम प्रथम प्रशा का सिंहासन पर आसीन होना था। बिस्मार्क द्वारा जर्मनी एकीकरण की भूमिका तैयार किया गया। वियना कांग्रेस हुआ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया। एकीकरण में बाधाएं हुई और बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों द्वारा स्थापित किया। वह एकीकृत जर्मनी व एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। ये हमारा इटली के एकीकरण का प्रक्रिया है। अगला है कि इटली एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें और इस मार्ग पे आने वाले मुख्य बातें बढ़ाई करें। VVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एकीकरण की प्रक्रिया क्या है। 1832 में काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। 1832 में काबूल और सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रेलिया पराजित व 1889 में बुलांडी को राज्य में मिला लिया गया। द्वितीय चरण में क्या हुआ? मोडेना, टस्की, परमा आदि जनमत संग्रह का सार्डिनी में विलयन हो गया। और तीसरी चरण में क्या हुआ? तो 1860 में गैरीबल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय प्राप्त किया। और चौथा चरण में नेपोलियन ने रोम का अधिकार प्राप्त किया और 1871 में पोप की समझौता और एकीकरण का उदय हो गया।
और इसमें कुछ बाधाएं हुई। क्या क्या बाधाएं थी? तो एकीकरण का बाधा, राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास चलता रहा, विदेशी शक्ति का अधिप्रत हो गया, पोप का शासन हुआ, वियना कांग्रेस बन गया और अनुदारवादी शासक बन गया, एकीकरण का बाधा उत्पन्न होने लगा। उसके बाद है ब्रिटेन में राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? यह किसी उथल पुथल का क्रांति का नहीं, यह लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। पहले निर्जात पहचान, राष्ट्र की अहमियता व सत्ता वृद्धि थी और 1688 में राजतंत्र के संसद द्वारा ताकत छीनने जाने लगा और 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ब्रिटिश का संगठन हुआ और स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ और आंग्ल संस्कृति का दबदबा बढ़ा गया। राष्ट्र के प्रति झंडा और राष्ट्रगान को बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र एकमत का सहयोग रूपी से मिलता रहा। उसके बाद है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसका उत्थान के लिए सबसे उत्तरदायी कारण कौन था? तो ये था यूरोप का प्रभाव। क्या था? यूरोप का प्रभाव। राष्ट्र राज्यों का उदय जो था, दूसरा था राष्ट्रीय सिद्धांत को बढ़ावा, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल देना, अन्य राष्ट्रों के मानवीय अधिकारों को मांग करना, निरंकुश राजतंत्रों को क्रांतिकारी प्रतिक्रिया देना, ये सभी यूरोप का प्रभाव था। अगला बात कर लेते हैं कि फ्रांस क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीक्षा कीजिए, देख लीजिए फ्रांस पर प्रभाव किस किस तरह से पड़ता है। तो फ्रांस पर जो प्रभाव पड़ा, लोकतांत्रिक शासन स्थापना से, लोक कल्याणकारी कार्य से, समानता स्वतंत्रता प्रभुत्ता और से भरे नए समाज की नींव से, नवीन कानून संहिता लागू करने से, नेशनल असेंबली का गठन करने से और आर्थिक एकीकरण से, कानून की समक्ष बराबरी, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित, मध्यवर्गीय उद्यम, उदारवादी, इस सभी चीज़ से उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगला है कि 1804 के नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख कीजिए। 1804 में जो नागरिक संहिता प्रावधान किया गया था, इसका उल्लेख कीजिए, मतलब क्या क्या प्रावधान था, उसमें क्या क्या बातें कही गई थी। तो जन्म पर आधारित सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। भाई जो जन्म के समय से जो जाति धारणा बन गई है उसको बंद कर देना। संपत्ति को आधार को बहाली करना, जमींदार और सामंती व्यवस्थाओं को समाप्ति कर देना, आयात और संचार व्यवस्था में सुधार लाना, मानक नालौत पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्र मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद है यूरोप के कुलीन वर्ग के विशेषताएं लिखिए। यूरोप के जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे उसकी क्या क्या विशेषताएं, इनकी रहन सहन, इसके बारे में क्या क्या बातें कही गई है। तो देखिए, जीवन जीने की एक समान शैली बनाया गया, भूस्वामी बनाया गया, कूटनीति भाषा बनाई गई, आपस में वैवाहिक संबंध को स्थापित किया गया, उच्च वर्ग के बीच फ्रेंच भाषा का उपयोग किया गया कि भाई अब सब फ्रेंच भाषा का उपयोग करें, तो इस तरह का भावना विकसित होने लगा। अगला है कि 1815 में वियना संधि का उद्देश्य क्या था? प्रमुख प्रस्ताव व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो उत्तर नीदरलैंड के सामाजिक की स्थापना हुई, दक्षिण में जिनेवा पिरामिड के साथ मिला दिया गया, प्रसा को पश्चिम में एक नए क्षेत्र के उभरता हुआ एक सामने आया 1815 में, और पूर्व से रूस तक पोलैंड तक हिस्सा दे दिया गया और ऑस्ट्रेलिया से उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। इस प्रकार से जो 1815 में वियना संधि का जो उद्देश्य था, इस तरह से प्रस्ताव को व्यवस्थित किया गया। अगला एक, यूरोप में उदारवादी द्वारा समर्पित राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और आदर्श क्या थे? तो कानून के समक्ष समानता होना चाहिए। सभी, देखिए कानून तो भाई सभी के लिए समान है ना, उच्च हो, निम्न हो, बड़ हो, छोटो, सब के लिए कानून समान होना चाहिए। तो कानून के समक्ष समानता होना चाहिए, समान होना चाहिए। वास्तव मताधिकार का मत में नहीं होना चाहिए, मतलब बुजुर्ग हो चाहे कोई, सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। बाजार की स्वतंत्रता, राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजी प्रवाह में लगे प्रतिबंध को समाप्त करने का प्रत्यक्ष, मतलब बाजार जाने के उस समय स्वतंत्रता नहीं था, तो उसमें बाजार जाने की स्वतंत्रता भी दे दिया गया कि सभी बड़े बुजुर्ग, पैसे, सभी लोग बाजार जा सकते हैं, वस्तु खरीद सकते हैं, पूंजी प्रवाह कर सकते हैं। इस सब का प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। अगला है कि औद्योगिकरण के वृद्धि के किस प्रकार यूरोपीय सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में बदलाव हुआ है? तो पश्चिमी और मध्य यूरोप में हिस्सों में उद्गम और व्यापार में वृद्धि, शहर का विकास, वाणिज्य वर्ग का उदय हुआ, श्रमिक और मध्य में उदय हुआ, कुलीन विशेषताओं का समाप्ति के विचार लोकप्रिय होते चले गए। उसी तरह से यूरोप, अगला है कि यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन की महिला की भूमिका क्या थी? जो यूरोप में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, उसमें महिला की क्या भूमिका निभाई? महिला ने क्या क्या किया? तो महिला ने क्या किया? स्वयं के राजनीतिक गठन बनाई और महिला कहा कि भाई तुम मेरे को हक नहीं दोगे,
चलो नहीं दोगे तो कितने दिन नहीं दोगे, हम अपना खुद अपना एक संगठन बताएंगे। तो उन्होंने संगठन बनाना, समाज पत्रों का प्रकाशन शुरू कर दिया, मताधिकार प्राप्त नहीं, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष करना पड़ा, राजनीतिक बैठक या प्रदर्शन में हिस्सा लेना, ये सभी महिलाओं के हित में काम किए गए। अगला है कि नौवीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर का क्या कारण था। 9वीं सदी में जो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो लहर आया उसका मुख्य कारण लहर का क्या था, तो उसका मुख्य कारण था कि जनता पर अत्याचार हो रहा था, निरंकुश शासन का व्यवस्था था, उदारवादी विचारों का प्रसार हो रहा था, स्वतंत्रता समानता और बंधुता का नारा हो रहा था और शिक्षित मध्यवर्गीय की भूमिका थी, इसलिए 9वीं सदी में लहर के कारण उभर कर सामने आ रहा था। अगला है कि 1815 और 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्र के 3 प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। ये 3 केंद्र कौन थे जो 1815 और 1914 के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का केंद्र जो बना, तो उसमें 3 तरह का प्रभाव देखा गया। ये था पहला वस्तुओं का प्रभाव, दूसरा पूंजी का और तीसरा लोगों का प्रभाव, ये सभी देखे गए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से करा दिया। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारी चैनल पे जितने कुछ कराया है ना सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपके क्लास के साथ साथ अगर क्लास 10th का बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए तो बेनिफिट है ही है, अदरवाइज कोई दूसरे क्लास का है जैसे कि कोई सीटेट हो गया, बिहार डीलेड हो गया, ठीक है, और KBS हो गया, तो ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पावरफुल है। ऑल टीचिंग एग्जाम क्या बोल सकते हैं इसको, ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैनल SST मास्टरमाइंड, सिर्फ SST के लिए। तो एकदम गर्दा उड़ाकर इसको एकदम लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और धुआं उड़ाइए और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। बस सब्सक्राइब करने के लिए आपका पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको बटन पर क्लिक करना पड़ता है और हमें पढ़ाने के लिए कंटेंट तैयार करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, फिर यहाँ से क्लास शुरू होता है। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, एक लाइक नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और वीडियो को रेगुलर देखिए और आपको कोई किस चीज़ को चाहिए, क्या चीज़ आपका ज़रूरी है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर अगले बार उस पर ट्राई करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, लास्ट देखिए और लास्ट में कमेंट के जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम करते हैं यहीं तक अंत, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।